हेलो, वेलकम बैक। मेरा नाम मेवारम चौधरी और यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। आप YouTube के ज्ञान तरंग चैनल पे देख रहे हो। इससे पहले मैंने वेक्टर के वीडियो डाल रखे हैं। इनको अगर आपने सीक्वेंस में देख रखा होगा तो बिल्कुल आपके जेईई मेंस और एडवांस के लेवल को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसका एक नाम और भी स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब ध्यान दें कि ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो उससे पहले हमारे पास में कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देख रहे हो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है एंड थीटा इज एंगल बिटवीन है। थीटा जो कि 0 से पाई के बीच में, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, यानी यहाँ पे थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अब ध्यान समझना, यहाँ पे पिछले वीडियो मैंने क्लियर कर दिया था, जब भी एंगल की बात की जाती है तो एंगल दो वेक्टर के बीच में लेते हैं, लेकिन वो दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, एक ही जगह से निकलने वाले होने चाहिए, को इनिशियल वेक्टर होने चाहिए, या यहाँ पे एक ही जगह मिलने वाले दो वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से दोनों वेक्टर होने चाहिए, ए वेक्टर या बी वेक्टर ऐसे। तो इसके बीच में ये एंगल थीटा होता है। तो दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिनके बीच में एंगल थीटा है। अगर कंडीशन इस टाइप से बन जाए तो एक वेक्टर यहाँ तक है और एक यहाँ से आगे जा रहा है, यानी एक का हेड और एक का टेल मिल रहा है, तो उस केस में आपको आगे एक्सटेंड करना होता है और ये बार वाला एंगल कंसिडर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो गिवन वेक्टर है, थीटा उसके बीच का एंगल है, तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या बोलते हैं, इसी को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर हमारे पास में दो वेक्टर हो और हमें डॉट प्रोडक्ट लिखना हो तो ए डॉट बी से लिखा जाता है, जो कि क्या होता है, मोड ए इंटू मोड बी कॉस थीटा के इक्वल रहता है। ये डेफिनेशन है, ये क्या है, आपकी डेफिनेशन है। इसको आप ध्यान रखें, इसी की डेफिनेशन की मदद से हम आगे की बाकी की पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब आपको मोड ए लेना पहले से आता है, मोड बी निकालना आता है, और कॉस क्या है, एंगल जो थीटा है उसी का कोसाइन लिया गया है। तो ये डेफिनेशन है जो आपको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में याद रखनी होती है। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन होंगे वो दो टाइप के होंगे, या तो आपको वेक्टर दे रखे होंगे या आपको वेक्टर का मॉडुलस दे रखा होगा और डॉट प्रोडक्ट या एंगल दे रखा होगा। तो उस केस में अगर हमें एंगल लिखना हो, क्या करना हो, एंगल लिखना हो, तो इसी फॉर्मूले को रीराइट करेंगे तो हमारे पास में cos थीटा के इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी। तो ये एंगल निकालने का यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है। बस अब हमें यहाँ से समझना क्या है, मुझे यहाँ पे समझना है कि यदि हमारे पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो ये डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कैसे वेक्टर के फॉर्मेट में, तो वो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले आपको इस एंगल की मदद से समझना पड़ेगा, इस एंगल से समझना पड़ेगा, जो कि इसके स्पेशल केस है। ठीक है, तो यदि आई डॉट आई आ जाए, आई डॉट आई आ जाए, तो आई वेक्टर कहाँ होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है। तो आई वेक्टर यानी आई डॉट आई, तो क्या लिखेंगे, आई का मॉडुलस, आई का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड की बात करें, और आई डॉट आई यानी दो वेक्टर सेम ही है तो उनके बीच में आई के साथ में एंगल कितना बनेगा, आई एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा आई भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बन जाएगा। कितना बनेगा, 0। तो ये 1 आ जाता है। कितना आता है, तो मैं यहाँ से कुछ रिजल्ट आपको डायरेक्टली कहूंगा कि आप इनको याद रखेंगे। आई डॉट आई अगर कहीं पे काम में आ रहा है तो उसको हम 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिख रहे हैं, ये डेफिनेशन से लिख रहे हैं। आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 इंटू 1 और कॉस ऑफ 0 1 होता है, इसलिए आई डॉट आई को 1 लिखेंगे। ऐसे जे डॉट जे सिमिलरली ये भी 1 आता है, और ऐसे के का के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी कितना निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। तो ये वाला केस आप ध्यान रखें। ऐसे हम सेकंड केस याद रखेंगे, आई डॉट जे हो रहा है, क्या हो रहा है, आई डॉट जे, तो ये 0 निकल के आता है। कितना आता है, 0। क्यों भाई, आई तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90। कितना होता है, 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो ये cos 90 डेफिनेशन से 0 हो जाएगा, इसलिए आई डॉट जे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ऐसे जे डॉट
के आ जाए तो इसको भी आपको 0 लिखना है, और आई डॉट के आ जाए तो इसको भी क्या लिखना होता है, 0 लिखना होता है। ये 2 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखोगे। आई का आई के साथ में डॉट 1 होता है, ऐसे जे का जे के साथ में डॉट, के का के साथ में डॉट 1 होता है। आई के साथ में जे आ जाए, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, इनका 0 आता है। अब हमें ये पॉइंट अगर पता है तो हम किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिख रहे हैं, ये आपको पहला वाला वेक्टर गिवन है, डॉट ऐसे दूसरा वाला वेक्टर लिखेंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट का जो तरीका होता है बिल्कुल वैसे होता है जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो देखो क्या होगा, ये a1 का a2 के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, तो कॉन्स्टेंट तो बाहर रहते हैं, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, i का i के साथ होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, a1 का b2 के साथ में होगा, और ये i डॉट j लिखा जाएगा। फिर a1 का c2 के साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, i डॉट k लिखा जाएगा। समझ रहे हो, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस अब b1 का नंबर आएगा, तो b1 किसके साथ जाएगा, तो j डॉट, अच्छा ये थोड़ा सा पूरा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे b1 a2 के साथ जाएगा, तो b1 a2, और ये कितना जाएगा, j डॉट i आ जाएगा, कितना आ जाएगा, j डॉट i। इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे तो टोटल कितने हैं, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, टोटल 9 टर्म बनेंगे। कितने बनेंगे, 9। तो मैं एक बार पूरे लिख लेता हूँ, b1 और यहाँ से b2 और j डॉट j बनेगा, b1 और c2, ठीक है, और कितना बन जाएगा, j डॉट k बन जाएगा। आगे लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आगे जब लिखेंगे हम तो हमारे पास में आ जाएगा c1 का नंबर आएगा, तो c1 a2 के साथ में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, k डॉट i, ठीक है। फिर b1 यहाँ पे, हाँ c1 और b2 के साथ जाएगा, तो कितना आएगा, k डॉट j आ जाएगा। और लास्ट में लिखेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, c1 और c2, k डॉट k। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखियो i डॉट i ये तो 1 हो जाएगा, जिसमें i के साथ j है या k है तो वो 0 हो जाएंगे। तो देखिए ये वाला पार्ट ये 0 होना है, जो मैं यहाँ पे गोले बना रहा हूँ ये वाले पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 होते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये पार्ट भी 0 हो जाएगा क्योंकि j के साथ i जा रहा है, तो जो मैंने यहाँ पे गोले बना रखे हैं इसको तो 0 होना ही है। देख पा रहे हो, इनको जब मैं 0 कह रहा हूँ तो मेरे पास में ऑलरेडी क्या बच रहा है, a1 a2 बच रहा है, a1 a2, i डॉट i कितना होगा, 1 होगा भाई, i डॉट i तो ऐसे लिख रखा है अपने 1 होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बच रहा है, b1 b2, और j डॉट j कितना है, 1 है। फिर आगे देखेंगे तो c1 c2 और k डॉट k कितना होता है, 1 होता है। तो ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर इस तरह से निकल के आता है। अब हमने ये जो लास्ट रिजल्ट लिखा है क्या उसको हम डायरेक्टली कहीं से रिलेट कर सकते हैं, और वो कर पाते हैं तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा, और जगह डॉट प्रोडक्ट लिख। अगर इस रिजल्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम ये कह पा रहे हैं कि ये a1 जो है पहला वाला नंबर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पहला वाला i का कॉपिशेंट i के साथ मल्टीप्लाई करिए, j का कॉपिशेंट j के साथ मल्टीप्लाई करो, और k का कॉपिशेंट है उसको k के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से हमारे पास में डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं क्योंकि ये बन रहा है a1 a2 b1 b2 c1 c2। यहाँ पे i और j लिखने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करना और वहां से मैं आपको क्लियरिटी के साथ समझा देता हूँ। तो जैसे मेरे पास में a वेक्टर है बच्चों, ध्यान से सुनना, i माइनस 2j और प्लस 3k, ठीक है। और ऐसे में b वेक्टर देता हूँ 2i प्लस 5j और माइनस का 7k, ठीक है। अब मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो a वेक्टर डॉट b डॉट लिखना है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे i का कॉपिशेंट कितना है, 1 है, j का कॉपिशेंट कितना है, -2, और k का कॉपिशेंट कितना है, 3 है। ऐसे इधर भी कॉपिशेंट 2 5 और -7 देख पा रहा हूँ। तो मुझे डॉट प्रोडक्ट लिखते समय केवल कॉपिशेंट का मल्टीप्लाई करना है, तो 1, और इधर से कॉपिशेंट कितना है, 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉपिशेंट कितना है, -2, j का कॉपिशेंट इधर कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर k का कॉपिशेंट देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, और इधर से कितना है, माइनस का 7 है, ठीक है। बस इनको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये हो जाएगा 2 - 10 - 21, ठीक है।
तो ये आ जाएगा माइनस का 29। ये एक स्केलर वैल्यू निकल के आती है। क्या निकल के आती है? स्केलर वैल्यू। इसके लिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तो आप जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करोगे? आई का आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ में, और के का के साथ डॉट करेंगे। आई डॉट आई 1 होता है, ऐसे जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट लिखने का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी पे अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ तो आपके पास में ए वेक्टर जनरल तरीके से जब भी लिखा होगा तो ऐसा आपको लेके चलना है। ठीक है, और ऐसे बी वेक्टर मैं मान लेता हूँ ए टू आई बी टू जे, जो पिछले वाले केस का था उसको यहाँ लिखते हैं। तो मैं यहाँ से cos थीटा लिखने की स्थिति में हमेशा रहूंगा। एंगल लिखने की बात है तो एंगल कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए और मोड बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos थीटा एक वैल्यू आएगी, cos थीटा क्या आएगी? वैल्यू आएगी। तो ये थीटा के क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसका साइन रहेगा। अगर थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो आपका जो एंगल ए एंड बी के बीच में होता है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इसके बीच में थीटा है। तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि ये ए इस साइड में जा रहा है और बी इस साइड में जा रहा है। ठीक है, तो ये सपोज करें ये ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो सकता है? थीटा 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, या ऐसा भी केस बन सकता है जिसमें 90 डिग्री बन जाए, 90 डिग्री। ये थोड़े से केस मजेदार है और इनके रिजल्ट हम डायरेक्टली याद भी रखेंगे। अगर ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ठीक, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास में जनरल ये वाली केस बनता है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला केस बनता है, तो इसमें हम बोलेंगे ये एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल है तो आप खुद सोचो, मोड ए एंड मोड बी तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो ए डॉट बी पे ही वैल्यू डिपेंड करेगी। तो यदि हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा? एंगल कौन सा है? एक्यूट है। एक्यूट का मतलब वो 90 से कम है। ठीक है, अब यहां से जो हमने लिखा है ए डॉट बी अगर ग्रेटर देन 0 तो एंगल एक्यूट होगा। अब उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर एंगल एक्यूट है तो ए डॉट बी को ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। एंगल एक्यूट है तो ए डॉट बी को ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पहला केस। अगर हमारा थीटा 90 से बड़ा है तो इस केस में क्या होगा? ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। अब cos इसके बराबर है तो ये राइट साइड भी नेगेटिव होनी चाहिए, और राइट साइड नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0 हो जाएगा। कितना होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0। तो ये कब होगा? ऑब्ट्यूस में। ऑब्ट्यूस का मतलब है आपका थीटा 180 और 90 के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 180 और 90 के बीच में होना चाहिए। और इसमें थीटा क्या होगा? 90 से 0 के बीच में, एक्यूट में। ठीक है, तो 90 और 180 के बीच में है तो ए डॉट बी 0 आएगा। अब 90 है, अगर मेरा थीटा 90 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अगर थीटा 90 है तो खुद सोचो, यहाँ से ये साइड तो 0 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल टू 0। तो ये केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखें अपनी कॉपी के अंदर। और ये पता नहीं इस वेक्टर की एक्सरसाइज के बाद में 3D जब हम पढ़ेंगे इसमें कितने ही क्वेश्चन में काम में लेंगे। जब हमारे पास में दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो इसका वेक्टर की फॉर्म में कंक्लूजन इतना ही लिखेंगे कि जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका डॉट 0 हो जाए, उनका डॉट क्या हो जाए? 0 हो जाए। बस ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, ध्यान रह जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट, अब चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर हमारे पास में ए डॉट ए आ जाए तो हम मोड ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? आपको डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। ए डॉट ए की जब डेफिनेशन लगाऊंगा तो कितना होगा? मोड ए, फिर मोड ए और कॉस। अब ए का ए के साथ एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री, तो कॉस 0 आएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मोड ए का होल स्क्वायर आएगा। तो आप ध्यान रखना, ए डॉट ए अगर आ जाए तो इसको मोड ए का होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको किसी जगह बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिख जाए तो इसको भी आप डायरेक्टली लिखने की कोशिश करोगे मोड बी का होल स्क्वायर। और ऐसे सी डॉट सी आ जाए तो इसको मोड सी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखोगे। अब आपको ध्यान हो तो ये वाला जो पॉइंट था, कौन सा वाला? फिफ्थ पॉइंट, इसको अब मैंने पिछले लेसन में आपको समझा दिया था। ए प्लस बी का
रिजल्टेंट का मॉडुलस निकालना। तो यहाँ पे आपको ऐसे बताया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कर दें, तो ये मोड ए का होल स्क्वायर मोड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी और cos थीटा बनता है। और आज अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली कि ये वाली डेफिनेशन क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, ध्यान रहेगी। तो ये 5th पॉइंट हो गया। अब 6th पॉइंट, आपने ऐसा फॉर्मूला बचपन में पढ़ रखा है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अच्छा ये माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का इतना सही मीनिंग है यहाँ पे। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर आ जाए, तो आपको मोड ए का होल स्क्वायर मोड बी का होल स्क्वायर मोड सी प्लस 2 टाइम, यहाँ पे डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, क्या है इनके बीच में, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इस तरह से लिखते हैं। तो इस पेज में जितनी भी बातें लिखी हैं आपको अब क्लियर होगी कि हमें इतने पॉइंट ध्यान रखने क्वेश्चन करते समय। ठीक है, अब हम आगे कुछ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्री के अंदर डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब इसको समझते हैं तो प्रोजेक्शन की नजर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। चलिए, हमारे पास में दो कोई वेक्टर हैं, ठीक है, दो कोई वेक्टर है जिसको मैं यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे जो कुछ लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो मुझे थोड़ा सा इसे पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इस साइड में ए वेक्टर लेते हैं, ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। अब ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है उसको समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है उसको मैं समझाता हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ से मैंने ये नाम दे दिए, लेट से ये ए तक ओ ए वेक्टर को ए वेक्टर से लिख रहे हैं और ए से यहाँ तक बी है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे तो ऐसे एक परपेंडिकुलर भी बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ तक था। अब आगे की बात, जो प्रोजेक्शन है वो एक्चुअली प्रोजेक्शन यहाँ पे होता क्या है उसको समझाता हूँ मैं। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ से कोई सामने से टॉर्च डालता हूँ, लाइट डालता हूँ, ठीक है, ऐसे इस पे लाइट डालते हैं। तो अगर कोई टॉर्च से आप लाइट कर रहे हो तो लाइट करेंगे तो क्या करेगी, यहाँ से ये वाला पार्ट तो वहीं पे दिखेगा, कंप्लीटली इसके ऊपर पूरे पे लाइट डालते हैं, ठीक है ना, ऐसे पूरे पे लाइट डाल रहे हैं। तो अब मैं ये सामने देख पाऊंगा, तो ये वाला पार्ट कहाँ दिखेगा आपको, यहाँ दिखेगा एकदम नीचे ग्राउंड पे। ये वाला एंड कहाँ दिखेगा, ए यहाँ पे दिखेगा। ऐसे ये वाला पार्ट यहाँ दिख जाएगा, ये पार्ट यहाँ दिखेगा, ऐसे करके ये इस पे परछाई पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये ओ ए जो टिल्टेड है वो आपको ओ बी के ऊपर दिखेगी, एक छाया के फॉर्मेट में, इमेज के फॉर्म में दिखेगी। तो वो आपको कितना पार्ट दिखेगा, जो मैंने यहाँ पे ब्लू से बना रखा है इतना ही दिखेगा, और इसको मैं नाम देता हूँ सी। तो ये ओ ए लेंथ है, लेंथ सेगमेंट है एक तरह से। तो वो लेंथ सेगमेंट आपको ओ सी के इक्वल टू दिखेगा, क्या दिखेगा, ओ सी के इक्वल टू दिखेगा। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे कितना पड़ेगा, तो आपको लेंथ वाइज देखना है तो वो ओ सी के बराबर दिखेगा। कितना दिखेगा, ओ सी के इक्वल टू दिखेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको अगर मैं वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो आपको ट्रायंगल का आइडिया है ही। तो एक तरह से आप देखोगे तो ये वाली जो लेंथ निकल के आएगी वो कितनी आएगी, ओ ए की लेंथ इंटू कॉस थीटा। आप कंपोनेंट करना जानते हो वेक्टर का या किसी भी लेंथ का, तो ये एंगल थीटा है, तो ओ ए इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ओ ए की लेंथ कितनी होगी बताओ मुझे, तो ओ ए की लेंथ दिखेगी तो वो ए वेक्टर के मॉडुलस के बराबर होगी। ओ ए की लेंथ कितनी होगी, ए वेक्टर के मॉडुलस के बराबर होगी। और मैं यहाँ से भी जानता हूँ कि मेरे पास में कॉस थीटा क्या आएगा, तो पिछले लेसन में या पिछली स्लाइड में हमने देखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए और मोड बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, केवल लेंथ है। ठीक है, तो ये मेरे पास में कॉस थीटा का रिजल्ट निकल के आता है। अब आप यहाँ से देखोगे तो ओ ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर इसकी जगह तो मोड ए रख दो, और कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, तो कॉस थीटा की जगह रखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए और मोड बी। इतना ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो ये मोड ए से मोड ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास में जो बचेगा वो क्या बचेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या बचेगा, मोड बी बचेगा। क्या बचेगा, अपॉन में मोड बी बच जाएगा। अब देखिए,
आपको डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा आइडिया या वेक्टर के अंदर आइडिया है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होगी, अपने आप में क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और उसके डिवाइड में मोड भी है। तो मैं इस स्केलर को मैनेज करके लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट, इसको केवल इसके साथ लिखा जाए, और ये अपने आप में एक यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। ये क्या है, अपने आप में एक यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो ये प्रोजेक्शन है, ये क्या है, प्रोजेक्शन है। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम पूछा जाएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन बताओ, तो उस केस में आपको कितना लिखना है, ए वेक्टर डॉट बी कैप के बराबर लिखना है। क्या लिखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल टू लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे डाल रहे हैं, बी वेक्टर पे, तो जिसके ऊपर डाल रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर लेना है, जिसके ऊपर डाल रहे हैं उसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर लिखना है। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास में, यहाँ पे तो हमने ए का प्रोजेक्शन बी पे रखा था, अब यहाँ पे बी का प्रोजेक्शन ए पे, तो इस केस में क्या होगा, आपको ए और बी को इंटरचेंज कर लेना है। ठीक है, अब इस बात को ऐसे समझना कि बी का प्रोजेक्शन ये है, तो इस जगह पे बी वेक्टर होगा और नीचे ये ए वेक्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये नाम दे दिया मैंने ए और इसको बी दे दिया, और ये प्रोजेक्शन इतना ही पड़ेगा, तो प्रोजेक्शन की जो लेंथ होगी वो इतनी होगी। इस बी वेक्टर का ए पे प्रोजेक्शन कितना पड़ेगा, ओ सी के इक्वल टू पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन कितना आएगा, तो मैंने बोला इंटरचेंज कर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ए कैप इंटू बी वेक्टर आएगा। अगर बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, किसके ऊपर डाल रहे हैं, ए पे, तो यहाँ पे ए के ऊपर कैप लगाना है, ए के ऊपर क्या लगाना है, कैप लगाना है। ठीक है, और इसको जब आप सिंप्लीफाई फर्दर करोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर आएगा, कितना आएगा, मोड ए वेक्टर आ जाएगा। ध्यान रखोगे, तो ये प्रोजेक्शन से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। ठीक है, अब आगे कभी कभी ऐसा भी आता है, प्रोजेक्शन, ये तो हमने क्या पढ़ लिया, प्रोजेक्शन पढ़ लिया, अब आपको थोड़ा सा प्रोजेक्शन वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। थोड़ा सा स्लाइड को, हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे, अब प्रोजेक्शन वेक्टर में समझाता हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और ये आपको पता भी होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, प्रोजेक्शन वेक्टर। अभी हमने प्रोजेक्शन लेंथ निकाली थी, क्या निकाली थी, प्रोजेक्शन लेंथ निकाली थी बच्चों। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लेंथ थी, ऑलवेज रिमेंबर। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्शन वेक्टर की, पहले वाले केस में, तो प्रोजेक्शन वेक्टर कितना है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर लिखेंगे, मैं पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसी डायग्राम की। तो प्रोजेक्शन वेक्टर लिखेंगे तो बच्चों क्या आएगा, तो आपका ओ सी वेक्टर आएगा। कितना आएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करेंगे तो ओ सी वेक्टर ही आएगा, आएगा। अब ओ सी वेक्टर मुझे लिखना है, तो आपको ध्यान हो तो कोई भी अगर वेक्टर लिखना है तो आपको उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो ओ सी वेक्टर लिखेंगे तो ओ सी का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए और ओ सी की डायरेक्शन। अच्छा, ओ सी किस डायरेक्शन में, तो ओ सी तो आपका, ओ सी जो वेक्टर है ये अलोंग है किसके, बी वेक्टर के। ठीक है, तो मुझे बी वेक्टर ही डायरेक्शन देगा ओ सी की, कौन देगा, बी वेक्टर ही डायरेक्शन देगा ओ सी की। अब मैं डायरेक्शन लेना चाहूंगा तो बी वेक्टर नहीं लेंगे, बी कैप लेंगे। बताओ क्यों, तो आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो उसकी लेंथ से नहीं, केवल उसकी डायरेक्शन से, तो हमें लेंथ 1 रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको ओरिजिनल लेंथ जितना वेक्टर का चाहिए वो आपके काम आएगी। तो मैं यहाँ पे ओ सी, ये तो होगी मैग्नीट्यूड, और ये साथ में ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है और ये साथ में क्या, डायरेक्शन है। अब ओ सी की वैल्यू कितनी है देखो, तो आप कहोगे ओ सी की वैल्यू तो है हमारे पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड बी, है या नहीं, ये आपका ओ सी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा ओ सी, प्रोजेक्शन जो लेंथ निकल के आ रही थी ये है मेरा ओ सी। ठीक है, इंटू बी कैप है, बी कैप को लिखेंगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर अपॉन मोड बी। ठीक है, और ये थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कभी कभी ऐसा लिखा मिल सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ में बी वेक्टर मल्टीप्लाई है, और नीचे क्या लिखेंगे, बताओ, ये मोड बी का होल स्क्वायर बना नहीं बना, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मोड बी का होल स्क्वायर आ जाए तो उसको बी डॉट बी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने आ गया प्रोजेक्शन वेक्टर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रोजेक्शन लेंथ की बात करें तो केवल लेंथ की बात करनी है, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब लेंथ को वेक्टर कैसे बनाते हैं, तो डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आपको प्रोजेक्शन की डायरेक्शन कौन देगा, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर देगा। प्रोजेक्शन की डायरेक्शन कौन देगा,
जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसी का यूनिट वेक्टर प्रोजेक्शन की डायरेक्शन देगा। तो मैंने इसलिए बी कैप से मल्टीप्लाई किया है। तो बताओ मुझे इस जगह पे यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर क्या आएगा। अब बताओ प्रोजेक्शन वेक्टर आपने समझा है तो उसको बताएंगे। तो आप कहोगे प्रोजेक्शन वेक्टर लिखना है तो मुझे प्रोजेक्शन लेंथ, ये मेरी प्रोजेक्शन लेंथ है और डायरेक्शन क्या है ए कैप आएगी, क्योंकि ए के ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं तो ए कैप आएगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर और अपॉन में कितना आएगा बच्चों, ए डॉट ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया, दोनों ही केस में आपको समझा दिया। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा और वो पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये सामने वाला वेक्टर पूछ सकते हैं, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर वेक्टर पूछ रहे हैं तो इस वेक्टर को कैसे लिखोगे, ये पॉइंट यहाँ से आप समझने की कोशिश करना। यहाँ तक की बात आपको सब क्लियर है। अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ बिल्कुल विशेष, आज ये जो क्लास है डॉट प्रोडक्ट की, इसी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो मैं अभी समझाने वाला हूँ। तो अभी इतने सी जगह पे आप देखें, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आगे की चीजें बिल्कुल यहाँ से मैनेज हो सके। अब मुझे यहाँ से इस वेक्टर को लिखना है, देख पा रहे हो ये जो बीच का गैप है, ये ऊपर से नीचे प्रोजेक्शन जिसके ऊपर डाल रहे हैं उसके बीच में जो गैप है उसकी लेंथ लिखनी है वेक्टर के फॉर्म में। तो कैसे लिखूंगा, तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, ये डायरेक्शन ऐसे और ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले लेते हैं। एक ट्रायंगल बन चुका है, तो इस ट्रायंगल में आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो कैसे लगेगा, ओ सी और सी ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, बताओ इज इक्वल टू कितना आएगा, ओ ए वेक्टर आएगा। आएगा, मुझे चाहिए सी ए वेक्टर, तो सी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। अच्छा ओ ए वेक्टर कितना है बच्चों बताओ, तो ओ ए वेक्टर तो ए वेक्टर के जैसा ही है। और ओ सी वेक्टर कहाँ है बच्चों, ये रहा आपका ओ सी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ दिख पा रहे, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस वेक्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो हमेशा आपको प्रोजेक्शन वेक्टर लिखने के बाद ही ये वेक्टर सामने वाला निकल पाएगा, जो आपके जो हाइट थी, हाइट से नीचे जो गैप बन रहा है, गहराई बन रही है, उसका वेक्टर लिखना हो तो। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया हो, तो ये ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट की। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ तक समझाया है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग और इजी तरीके क्वेश्चन है, अब समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी टाइप का है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो आप सबसे पहले ए वेक्टर को लिख दीजिए। ठीक है, और बीच में डॉट का साइन लगाए और उसके आगे क्या लिखेंगे, बी वेक्टर। ठीक है, अब आपको यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लिखना है। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट लिखते समय क्या बताए, कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। कौन मल्टीप्लाई होते हैं, कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू 3 होगा प्लस 2 इंटू 2 होगा प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, और ये 3 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ गया, 10 आ जाएगा। बस इसका आंसर है 10, क्योंकि हमें जब भी डॉट प्रोडक्ट लिखना हो तो आपको आई वाले पार्ट के साथ में जो कॉफिशिएंट है इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर में पूछ सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम की नजर से देखें, आपको दोनों ही कंडीशन यहाँ पे लेके चलनी है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये आप मान लो एग्जाम्पल सेकेंड है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के अंदर आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बट कंडीशन है ये दोनों आपस में क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम ए वेक्टर, ये वेक्टर आपका, ठीक है, ऐसे बी वेक्टर आपके पास में है माइनस आई प्लस जे प्लस के। अच्छा, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, या पूरा लिख लेते हैं परपेंडिकुलर, देन कंडीशन क्या होती है, तो आप कहोगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0।
तो अब मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है और उसको जीरो के इक्वल टू कर लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका पिछले वाले की तरह लैम्डा जे और 5 के डॉट माइनस आई जे और के इक्वल टू जीरो लिखेंगे। क्या करेंगे, कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू माइनस वन प्लस लैम्डा इंटू वन प्लस 5 इंटू वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में लेमडा की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। ये -2 प्लस लेमडा प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब बताओ कितना आ रहा है लेमडा, तो ये -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3। तो इस तरह से आपको परपेंडिकुलर कंडीशन दे दे के कुछ अननोन पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे पैरेलल वाला केस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पिछले वाले केस में मैंने बताया नहीं था, लेकिन वो पॉइंट यहाँ से कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट ऐसा है, आप अपनी कॉपी में लिखो इफ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ध्यान सुनना, अगर ये दो पैरेलल हैं तो हमारे पास में क्या होगा, तो एक वेक्टर आपको दे रखा होगा जिसको मैं बोलता हूँ A1 B1 और C1 के, और ऐसे बी वेक्टर दे रखा होगा A2I B2J और C2K। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, देन हमारे पास में कंडीशन क्या आएगी, तो हमने पढ़ रखा है कि ए और बी वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उसमें लैम्डा का रेशियो होता है। क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर होगा। तो एक कंडीशन तो ये लिख सकते हैं अपन, और अपन इसी को अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये ऐसे निकल के आएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें कुछ नहीं है, कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो ये ऐसा रेशियो निकल के आएगा। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उस केस में जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो बराबर आता है। कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, वो इक्वल आएगा। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह अगर पैरेलल कंडीशन आ जाए तो आप इस रेशियो की मदद से कुछ अननोन वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखना, बहुत जगह काम में आएगा। परपेंडिकुलर और पैरेलल कंडीशन देखेंगे, और आगे का 3D कंप्लीटली वेक्टर का एप्लीकेशन है, तो उस केस में आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि हमारे पास में दो यूनिट वेक्टर है। क्या यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसका नाम है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उनके बीच में कोण कितना है, थीटा है। तो हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, और ये भी काफी इजी टाइप का क्वेश्चन है, आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें ये लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लेके आना है। तो अब लेफ्ट को तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, राइट को कर सकते हैं। तो हमें क्या गिवन है, देखो आपको ये गिवन है, ये कैप, ये मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, 1 है, दोनों यूनिट वेक्टर है। ठीक है, कारण क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ये आपको पता है यहाँ पे। अब आप खुद याद करो, क्या आपको ऐसा लिखवा रखा है क्या, अगर दो वेक्टर हो और उनका मुझे डिफरेंस लेना हो, तो डिफरेंस क्या निकल के आता है, तो आप कहोगे अंडर रूट के अंदर, ये आपको पिछले वाले वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, 2 मोड ए मोड बी और कॉस थीटा बता रखा है, नहीं बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो आपको इस जगह पे वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, इस जगह पे 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 2 और कॉस थीटा हो जाएगा, ये दोनों 1 1 हो जाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये क्या बन गया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन चुका है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अंदर अंदर क्या बन रहा है, 2 माइनस 2 कॉस थीटा बन रहा है। ठीक है, अब मैं अंदर ही अंदर अगर इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ, ये 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। याद करो आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो 2 तो है, और ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। राइट, अब अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट सिंप्लीफाई करोगे कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि पूरी तरह से अंडर रूट के बाहर निकल के आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू मैं निकाली है, वो किसकी निकाली है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लेकिन ये तो यूनिट वेक्टर थे,
क्या थे, यूनिट वेक्टर। तो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर का साइन लगा सकता हूँ। यूनिट वेक्टर थे, क्वेश्चन में दे रखा था आपको यूनिट वेक्टर। तो देखो यहाँ से अगर इस 2 को डिवाइड में डाल दिया जाए, 2 को डिवाइड में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल आपको जो रिजल्ट चाहिए वही बन जाएगा। तो 2 को जैसे डिवाइड में डालेंगे तो a कैप माइनस बी कैप का होल मॉड्यूलस डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, साइन थीटा बाई 2 आ रहा है। और वही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये आपका हेंस प्रूफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आपको। अगर डिफरेंस की मॉडुलस की बात करें तो हम डिफरेंस का मॉडुलस लिखना जानते हैं ऑलरेडी, आपको पता रखा है अच्छे से मैंने। तो उसी कॉन्सेप्ट की मदद से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके जेई 2019 में पूछा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमको बिल्कुल उस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली हम जो सीख रहे हैं वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, एक यूनिट वेक्टर है ए मेक्स एन एंगल π/3 विथ आई, ठीक है, π/4 विथ जे एंड थीटा 0 से पाई है विथ के, एन के साथ में ये थीटा एंगल, देन वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है यूनिट वेक्टर, क्या बोला गया, यूनिट वेक्टर। तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट हमारे पास में जो एक वेक्टर है ए, वो यूनिट वेक्टर लेना है। क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। तो मैं यूनिट वेक्टर यहाँ पे ले लेता हूँ, बच्चों ध्यान समझना। तो A1i B1j और C1k, ये एक वेक्टर एज्यूम कर लिया। अब ये यूनिट है, क्या, ए एक यूनिट वेक्टर है। सो इसका मॉडुलस कितना होगा, इसका मॉडुलस 1 होगा। कितना होगा, मॉडुलस 1 होगा। ठीक है, अगर मॉडुलस 1 है तो बच्चों ध्यान समझना, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे पास में एक कंडीशन यहाँ से आ चुकी है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। आपको फर्स्ट क्या दे रखा है कि ए वेक्टर है वो आई के साथ में कितना बना रहा है। तो इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो। ये लेट से मेरा ए वेक्टर है और ये आई वेक्टर है और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, π/3 के बन रहा है। तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा cos ऑफ π/3। इसके बीच में एंगल बन रहा है ए वेक्टर और आई वेक्टर के बीच में। तो ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर और मोड आई वेक्टर। अब बताओ cos π/3 की वैल्यू तो कितनी होती है, 1/2 होती है। अच्छा, ए वेक्टर डॉट आई कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट आई यानी ए वेक्टर का आई के साथ डॉट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए वेक्टर की जगह A1i B1j और C1k है डॉट आई। अच्छा, डिवाइड में क्या लिखेंगे, आपका मोड ए वेक्टर कितना है, मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो 1 है और आई का मोड भी कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 1 रखेंगे और इसको देखोगे तो A1 आई का आई के साथ डॉट करेंगे तो ये A1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, A1। तो ये लेफ्ट में देखेंगे तो A1, तो A1 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। क्या इतना समझ में आ गया आपको, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो बोलो। A1 की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ गई। ऐसे ही आपको अगली कंडीशन क्या दे रखी है, ए वेक्टर का जे के साथ में, किसके साथ में, जे के साथ में कितना एंगल बन रहा है। तो आप कहोगे π/4 एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, π/4। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, cos π/4 इज इक्वल टू A1 डॉट जे अपॉन A1 का मॉडुलस और जे का मॉडुलस। अच्छा, A1 डॉट जे कितना आएगा, मैंने A1 ए वेक्टर यहाँ पे A1 नहीं ए है, ठीक है, तो ए। अब बताओ ए डॉट जे कितना आएगा, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए A2 आए, सॉरी B1 आएगा। कितना आएगा, ये ए डॉट जे, मैंने यहाँ पे जे रख दिया तो इधर जे हो जाएगा, तो जे डॉट जे 1 होता है तो इसमें कितना आएगा, B1 आ जाएगा और अपॉन तो 1 है। अच्छा, cos π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। तो B1 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। आगे यहाँ तक मुझे फाइनली ज्ञात क्या करना है, या फाइंड आउट क्या करना है, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि के के साथ एंगल बन रहा है। तो मुझे कंप्लीटली पहले ए वेक्टर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ए वेक्टर पता होना चाहिए था। अब देखो A1 एंड B1 की वैल्यू आ रही है आगे, इनको मैं अगर पुट कर दूं हमारे रिलेशन नंबर फर्स्ट में, इन दोनों को ये वाला इसको यहाँ रख दे और इसको भी इसी जगह रख दिया जाए तो बताओ कितना होगा। तो इसमें स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये C1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा।
और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये कितना होगा, ये 1/4 है, ये 1/2 है और ये 1 है, तो C1 स्क्वायर ये आ जाएगा 1/4 और यहाँ से C1 की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 आ जाएगी, प्लस और माइनस में कितनी आ जाएगी 1/2। आगे समझ में। सो ए वेक्टर कितना बन गया बताओ। सो ए वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, A1 की जगह 1/2, ये 1/2 आई, B1 की जगह 1/√2 तो 1/√2 जे, और C1 की जगह कितना आ जाएगा, ये 1/2 और के कैप। ये आपके पास में ए वेक्टर निकालने का तरीका आ गया। मैंने समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, बाकी बहुत आसानी से क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर लेते हैं विद इन 1 मिनट के अंदर। अब आपको क्या करना है, थीटा एंगल निकालना है। थीटा किसके बीच में एंगल है, के साथ में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट के अपॉन मोड ए और मोड के। अच्छा A1 डॉट के कितना आएगा बताओ, तो आप तो बोल के बताओ। A1 डॉट के की वैल्यू जब लिखेंगे तो आप खुद सोचने की कोशिश करना, के साथ डॉट कर रहे हैं, के साथ डॉट करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/2 ही आएगा और इसके साथ में प्लस माइनस है, नीचे वाला पार्ट 1 है, तो मेरे पास में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है प्लस माइनस। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री भी हो सकती है या 120 भी हो सकती है। 120 को अपन बोलते हैं 2π/3, तो ये π/3। ऑप्शन देख लो कि हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखो यहाँ पे 2π/3 तो है लेकिन π/3 नहीं था, इसलिए बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये ए वेक्टर डॉट के वेक्टर, आप चाहो तो इस पूरे के साथ में डॉट के कर दो तो भी पता लग जाएगा कि इसमें आई और जे तो है नहीं, तो केवल के का के साथ डॉट होगा तो उसका कॉफिशिएंट ही आंसर में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। चले अब कुछ क्वेश्चन और है, उसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम थी और ये आपके एग्जाम में पूछी थी, तो कोशिश करते हैं इसको भी सॉल्व कर लें ताकि आप आगे भी क्वेश्चन कर सकें। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ए बी एंड सी विद द वर्टेसिस ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप समझोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे रिवाइज होने वाले हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें वर्टेसिस दे रखे 3, 0 और -1, 2, 10 और 6, और यहाँ पे दे रखा है 1, 2 और 1। ठीक है, अब बोला गया एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए सी का मिड पॉइंट, ये ए सी है, इसका मिड पॉइंट है एम। अब बताओ ये एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एम, तो एम के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, ए सी का मिड पॉइंट, और हम मिड पॉइंट निकालना जानते हैं तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 + 1/2, 0 + 2/2 और -1 + 1/2। ठीक है, और इसको जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 1 4/2 2 1 और 0 आ गया। तो यहाँ पे मैं अब लिख दूँ 2 1 और 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आगे क्या बोला है, G डिवाइड BM इन द रेशियो 2:1। अब B से M को मिलाते हैं। ठीक है, और इधर कोई G है और उसको 2:1 में डिवाइड करता है। आपको पता है मिड पॉइंट किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड को मिड पॉइंट में मिलाते हैं और मिड पॉइंट को कोई पॉइंट 2:1 में डालते हैं, तो ये उसका सेंट्रोइड होता है। क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, सेंट्रोइड होता है। तो जी सेंट्रोइड है, तब मुझे जी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो अगर आपको सेंट्रोइड की बात याद है तो जी को मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। बताओ जी डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे। जी डायरेक्टली लिखना आता है, तीनों वर्टेक्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जी की कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूँ। या आप इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से भी लिख सकते थे, इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो 2 तरीके हैं आपको जी के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो क्या आएगा x1 x2 और x3 बाई 3 y1 y2 प्लस y3/3। ठीक है, इसको लिखेंगे तो जी मेरे पास में क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 और 1 6, और 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, मैं ये 3 ये 2 और 1 इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ और फिर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये कितना होगा 10 + 0 10 और +2 12, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 6 - 1 5 और 1 6,
और इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में जी के कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ तक ठीक है। चलिए यहाँ तक हम जी तक पहुंच चुके हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे वैसे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमको निकालना है जी कॉस ऑफ जी ओ ए, जी ओ ए। अब ध्यान समझना, मैं यहाँ पे नीचे अलग से फिगर बना रहा हूँ। ये जी है, ये ओ है और ए, इसके बीच में एंगल बन रहा है, उसका कॉस लेना है। क्या करना है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कॉस लेना है। तो जी के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, जी के कोऑर्डिनेट कितने निकल के आए बच्चों, आपके 2 4 और 2 आ गए। ओ के कोऑर्डिनेट तो आप सबसे जानते हैं, ओरिजिन है। और ए के कोऑर्डिनेट कितना है, 3 0 और -1 है। अब बताओ, यहाँ से आपको कॉस लिखना हो तो कॉस थीटा कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ से लिख के आएगा कि ये एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो मैं एंगल लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बताओ। तो यहाँ से अगर आप लिखो कॉस ऑफ जी ओ ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू तो अभी हमने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट की मदद से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो एक तो वेक्टर बन रहा है ओ जी और एक ओ ए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओ ए डॉट ओ जी अपॉन में ओ ए का मॉडुलस और ओ जी का मॉडुलस। तो अब आपको ओ ए और ओ जी वेक्टर लिखने पड़ेंगे। तो ओ तो ओरिजिन है, ओ क्या है यहाँ पे, ओरिजिन ही है। तो ओ जी वेक्टर क्या हो जाएगा, जी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी का पोजीशन वेक्टर। तो कितना बनेगा, ओ ए, तो ओ ए पहले लिखेंगे, ओ ए नीचे वाला है तो 3 0 और 1 है, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 3i 0j -k डॉट ओ जी कितना बनेगा 2i 4j और 2k। ठीक है, अब इनका मुझे मॉडुलस भी लिखना है। तो ऊपर जो लिखा है वेक्टर उसका मॉडुलस लिखेंगे तो कितना आएगा, ये 9 + 0 + 1, और अगले वाले का मॉडुलस लिखेंगे तो कितना आएगा 4 + 16 और +4। ठीक है, अब बताओ ऊपर वाला डॉट, ये तो आपका हो गया कॉस ऑफ जी ओ ए। ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 ये 6 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 और ये -2, राइट। नीचे वाला पार्ट कितना आएगा, √10 आ जाएगा, और ये कितना आएगा √24। √24 को क्या लिखते हैं बच्चों, √24। अच्छा इसको देखेंगे तो ये कितना बन रहा है 4 बन गया। ठीक है, √10 और √24 को लिख सकते हैं 2√6। ठीक है, ये 2 टाइम कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2√60। अच्छा 60 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2√50 लिख सकता हूँ, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/15 आ जाएगा। कितना आ रहा है 1/15। तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जिसमें वेक्टर के एप्लीकेशन काम में आते हैं, और स्पेशली आपने जो डॉट प्रोडक्ट सीखा है वो डॉट प्रोडक्ट काम में लगता है। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सेंट्रोइड निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट डायरेक्टली काम में ले लिया। अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं आता है तो आप इंटरनल डिवीजन से भी ये लिख सकते थे जी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था क्वेश्चन हमारा 5 था। चलिए ये 6 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अच्छा है, ये जेई एडवांस का है। ठीक है, और जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो जरूर रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर 3 नॉन जीरो यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि आपको मोड ए, मोड बी और मोड सी, इसको 1 लेना है। ठीक है, इतना ले लिया। अब ये वाली वैल्यू हमको 10 9 के इक्वल टू दे रखी है, और ये कोई मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको जो गिवन रिजल्ट है इसमें स्क्वायर लग रहा है, और आपको मैंने स्क्वायर को ओपन करना सिखा रखा है। किसी भी मॉडल डिफरेंस के मॉडुलस का स्क्वायर लेना आपको सिखा रखा है। तो ये कितना लिखेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर -2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये तो लिखा था, याद करो, ये तो आपको सिखाया था आपको। ठीक है, चलिए अगला वाला पार्ट लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मोड बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर -2 वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, और इसको लिखेंगे तो मोड सी स्क्वायर मोड ए स्क्वायर सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब देखिए मोड ए, मोड बी और मोड सी तो 1 है, तो ये वाला पार्ट आपका कितना होगा, यहाँ पे देखूंगा 1 + 1, ये 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
फिर 1 + 1 टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर ये 1 + 1 और टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 9 है। अब यहाँ से देखेंगे तो कांस्टेंट पार्ट कितना हो रहा है, 4, 2 और 2, यहाँ से 4 और 2 6, और ये माइनस वाला पार्ट लेंगे तो 6 - 2 टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी डॉट सी और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू कितना 9। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी ये कितनी आ रही है, -3/2 निकल के आ रही है। कैसे, ये इधर जाएगा तो 3 आ जाएगा माइनस, तो -3/2 आ जाएगा। अब ये जो रिजल्ट है यहाँ से आपको कुछ कंक्लूजन निकालने आने चाहिए, यहाँ से आपको कुछ कंक्लूजन निकालने आना चाहिए। यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो कंक्लूजन आप निकालोगे, और ये कई सारे क्वेश्चन में आपको काम में भी देगा, तो मैं इस कंक्लूजन की तरफ लेके चलता हूँ, तो आप इधर ध्यान दें। अब देखो यहाँ से मैं एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ और उसी की मदद से आप निकालोगे। देखो a + b + c इक्वल टू 0 है, ठीक है। a + b + c 0 है, एंड मोड a और मोड b और मोड c ये यूनिट है। तो उस केस में जब इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, मोड a का होल स्क्वायर आएगा, मोड b का होल स्क्वायर और मोड c का होल स्क्वायर 2 टाइम a डॉट b, b वेक्टर डॉट c वेक्टर और c वेक्टर डॉट a वेक्टर आ जाएगा इक्वल टू कितना है 0। क्या ये पार्ट समझ में आएगा आपको? ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बिल्कुल फॉर्मूला वैसे होता है जिस तरह से आपका a + b + c का स्क्वायर लिखते हो, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू कितनी है, 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये तो जैसा है वैसा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b डॉट c और c वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट निकल के आएगा, वो यही आएगा। देखो समझ पा रहे हो? इसको जब सॉल्व करोगे तो a वेक्टर डॉट b, b डॉट c, c डॉट a कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो इसका क्या कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन ये है कि आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर 0 होगा। भाई हमने 0 से प्रूव करके तो ये निकाला था, यहाँ से अपन इतना कह सकते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अगर ये 0 है तो बताओ, अब यहाँ पे केवल इसी जगह पे ध्यान दो, तो आप यहाँ पे जो लिखा है 2a प्लस 5b प्लस 5c का मॉडुलस लिखना है, ठीक है। तो मैं इसी जगह पे अगर इस 2a को लिखना चाहूँ तो 5a प्लस 5b की जगह क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है, तो b प्लस c की जगह तो माइनस a वेक्टर है, तो 5a b वेक्टर और 5c वेक्टर की जगह लिख सकता हूँ मैं 5a वेक्टर लिख सकता हूँ ऊपर की तरफ, और इसको अंदर अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो -3a वेक्टर बन रहा है, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 बार आ जाएगा और मोड a हो जाएगा। मोड a कितना है, 1 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। और ये जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट अब समझ में आ गया होगा। आपको मैंने कंप्लीटली डॉट प्रोडक्ट लेना सिखाया है, एंगल कैसे निकालते हैं, आपको वेक्टर दे रखे हो, फिर उसके साथ में ये 2 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 का स्क्वायर कैसे करते हैं, कंप्लीटली आपको डॉट प्रोडक्ट में जितनी हो सकती है वो सारी चीजें बताइए विथ प्रोजेक्शन। अब इसी पैटर्न से हम आगे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसकी ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन सीखेंगे, और आपको इसी लेवल के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप आगे भी देखना, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जेईई 2019 वाले क्वेश्चन भी साथ साथ में कवर करवा दूं, ठीक है। थैंक यू।